एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों को लेकर बड़ी खबर है। इंटेलिजेंस विभाग को पहले से इसे लेकर भनक थी। इंटेलिजेंस विभाग को इसे लेकर पहले से जो है वो खबर थी। एकनाथ शिंदे बागी हो सकते हैं, उनके बागी तेवर को लेकर यह बड़ी खबर। इंटेलिजेंस विभाग को पहले से इस बात की भनक थी, क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले राज्यसभा के चुनाव में, फिर विधान परिषद के चुनाव में बीजेपी को वैसी सफलता मिली जिसके लिए पर्याप्त संख्या बल उसके पास नहीं था, लेकिन फिर भी बीजेपी को वो सफलता मिली। इसी से माना जा रहा था कि शिवसेना के कुछ विधायक हैं जो क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं और जरूर उनका कोई नेतृत्व भी कर रहा है। और ये बात कल स्पष्ट हो गई जब चुपचाप बिना किसी को बताए महाराष्ट्र से निकलकर एकनाथ शिंदे पहुंच जाते हैं गुजरात में, सूरत में। और जब वो यहां पहुंच जाते हैं सूरत में, तब पता चलता है कि उनके साथ तो कई बागी विधायक भी हैं। नीलेश और जानकारी के साथ मेरे साथ है नीलेश। क्या पहले ही जानकारी थी एकनाथ शिंदे के बागी तेवर को लेकर? आपको बताऊं कि जो गहमा गहमी है वो सरकार के शुरू होने से, यानी कि 1.5 साल पहले से ये जो संदेश है वो एकनाथ शिंदे की तरफ से कहीं ना कहीं हिंट दिया जा रहा था, क्योंकि जो मंत्री पद का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसे लेकर बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे खुश नहीं थे, क्योंकि शिवसेना के एक बेहद ही अहम हिस्सा माना जाते हैं एकनाथ शिंदे। वो कहें कि अगर शिवसेना के स्तंभ है तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि पार्टी से वो लंबे समय से जुड़े हुए थे। ऐसे में जब उन्हें उनके मन अपेक्षा जो पद है वो नहीं मिला था, उसको लेकर लगातार उनकी नाराजगी 2 सालों से देखने मिल रही थी, कहीं ना कहीं वो सुनने में भी आ रही थी। अब जब ये घटनाक्रम सामने आया कि जो चुनाव हुए उसमें शिवसेना या महाविकास आघाड़ी सरकार को नुकसान हो रहा था, और इसको लेकर लगातार उनकी तरफ से बैठकें भी हो रही थी कि आखिर हमें कमी कहां हो रही है, बीजेपी इस तरीके से बाजी कैसे मान ले रही है अचानक से। इसको लेकर अब जब शिंदे सोमवार से गायब थे, उनका फोन नॉट रीचेबल बता रहा था, तब जिस प्रकार से सामना में भी खुले तौर पर इस बात को मेंशन किया गया कि तब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि आखिर घर के अंदर का जो लंका ढाने वाला जो व्यक्ति था वो कौन, विभीषण कौन था, इसका जिक्र उन्होंने किया। साथ ही बीजेपी पर भी सीधा वार हुआ है। उन्होंने जिक्र किया कि बीजेपी जो है, संजय राउत कल मीडिया से बात करते समय उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, वो कट्टर शिवसैनिक हैं, उनके ऊपर बीजेपी जो है केंद्र जांच एजेंसियों का दबाव बना रही है, इसलिए वो जो है इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं। आज भी मीडिया से बात करते समय संजय राउत का यही कहना था कि उन्हें छोड़ना हमारे लिए जितना बुरा है उतना ही दर्द जो है वो खुद शिंदे को भी हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं जो शिवसैनिक हैं उनके भीतर ये जो आशंकाएं हैं वो एक लंबे समय से जरूर पनप रही थी कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर होने वाला है। हालांकि ये किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा कि एकनाथ शिंदे वो व्यक्ति हों। देखिए, 2 महीने पहले से इंटेलिजेंस को यह सूचना थी, राज्य इंटेलिजेंस को, कि एकनाथ शिंदे जो हैं वो बागी हो सकते हैं। विशाल भी मेरे साथ है। विशाल, जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, संजय राउत के बयान हो, आदित्य ठाकरे का अपने ट्विटर प्रोफाइल से मंत्री पद का ब्यौरा हटा लेना हो, यह बता रहा है कि शिवसेना भी कहीं ना कहीं मान रही है कि अब इस संकट से निकलना बहुत मुश्किल है। और इस बीच महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर जो बड़ी खबर है वो एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच बातचीत हुई है। विशाल का एक बार रुख कर लेते हैं। विशाल, अब क्या विकल्प बचा है गठबंधन के सामने एक मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे के पास? देखिए, उद्धव ठाकरे के पास बहुत ही कम विकल्प अब बचे हैं सरकार बचाने को लेकर, और अब उद्धव ठाकरे और शिवसेना के सामने बहुत बड़ा सियासी संकट इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इस बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे की फोन पर बातचीत भी हुई है। एनसीपी ये दावा कर रही है कि उसके विधायक एकजुट है, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि उसके विधायक एकजुट हैं, लेकिन शिवसेना के बहुत ज्यादा विधायक बागी हो चुके हैं, जिसकी खबर उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से लग गई है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ अधिकतर विधायक गुवाहाटी में मौजूद हैं और एकनाथ शिंदे हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। और ये बात उद्धव ठाकरे को भी अब पता चल चुकी है। तो उद्धव के सामने कोई बहुत ज्यादा विकल्प इस वक्त नहीं बचे हैं। अब देखना यह होगा कि कैबिनेट की बैठक में वो क्या फैसला लेते हैं, और उसके बाद शाम को जो वरिष्ठ नेताओं की बैठक होनी है, और उससे पहले या उसके बाद में जो गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक होगी उसमें क्या बातचीत होती है। लेकिन जैसे जैसे शिवसेना के सामने संकट आ रहा है, वैसे वैसे बीजेपी के सामने मौका भी बनता हुआ दिखाई दे
रहा है, क्योंकि बीजेपी भी अंदर खाने पूरी तरह से एक्टिव है और तमाम विकल्पों पर लगातार विचार कर रही है कि अगर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरती है तो किस तरह से गिरेगी। क्योंकि एकनाथ शिंदे अगर गवर्नर को चिट्ठी लिखकर यह कहेंगे कि वो अपने गुट के विधायकों का समर्थन वापस लेते हैं महा विकास अघाड़ी से, तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे की सरकार अल्पमत में आएगी, फ्लोर टेस्ट की बारी आ सकती है। और इसी के दौरान एकनाथ शिंदे का गुट विधानसभा अध्यक्ष को भी पत्र लिखकर अलग गुट की मान्यता की मांग करेगा। तो अगर 37 विधायक एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में एकनाथ शिंदे और उनके 37 विधायक कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। वो अलग गुट बनाकर भी बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं या बीजेपी के साथ भी जाने की स्थिति में रहेंगे अगर 37 विधायकों का समर्थन शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ रहेगा। तो इन्हीं तमाम विकल्पों पर बीजेपी भी लगातार नजर रख रही है। देवेंद्र फडणवीस भी मुंबई में लगातार बैठकें कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से 2 पत्र आज गुवाहाटी से भेजे जाएंगे विधायकों के हस्ताक्षर के साथ में। पहला पत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास जाएगा, जो कि अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर डिप्टी स्पीकर के पास चार्ज है, और दूसरा पत्र गवर्नर के पास जाएगा एकनाथ शिंदे का। चलिए 2 पत्र भेजे जा सकते हैं। रवि त्रिपाठी के पास चलते हैं। रवि, विकल्प बहुत कम रह गए हैं अब। कांग्रेस का रुख क्या है? कमलनाथ को वहां पर भेजा गया है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कहावत गांव में है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसी स्थिति लग रही है। लेकिन हमारे साथ हैं राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो महाराष्ट्र से ही चुनकर आए हैं और वहीं से संकट खड़ा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव और उसके बाद इसके विधान परिषद का चुनाव, उसके बाद से संकट खड़ा हुआ है। इमरान प्रतापगढ़ी, क्या माना जाए, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? आप कुछ अभी भी कुछ मौका है, कुछ समय है? बिल्कुल समय है, और मैं देश को आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस तरह की एक कोशिश भाजपा पहले भी वहां कर चुकी है। जब रात के अंधियारे में सुबह सुबह जब देश सो रहा था तो चुपके से देवेंद्र फडणवीस जी ने शपथ ले ली थी, और फिर 1-2 दिन में स्थिति सारी क्लियर हो गई। स्थिति ये बनी कि मुंह की खानी पड़ी भारतीय जनता पार्टी। आप तो पूर्वांचल के रहने वाले हैं। पूर्वांचल में कहावत क्या है, तेलिया के 3 दाव, तो ये तीसरा दाव कल शरद पवार ने खुद ही माना था कि 2 अटेम्प्ट इससे पहले बीजेपी कर चुकी है और फेलियर हो चुकी है। लेकिन इस तीसरे अटेम्प्ट में मुझे लग रहा है, आप जो संकेत दिख रहा है उसके हिसाब से आपकी सरकार जाती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है। नहीं, मुझे खुशी इस बात की है कि जी न्यूज़ भी ये मान रहा है कि साजिश के पीछे भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी कोशिश की है महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने के लिए, ये जी न्यूज़ भी मान रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है। हाँ बिल्कुल, वो उनकी तीसरी कोशिश है। तीसरी से ज़्यादा मैं आगे बढ़ के कहूँगा कि वो हर दिन कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर दिन प्रयास कर रही है कि महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराया जाए। आप लोग बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहे ना, बचा क्यों नहीं पाए? क्योंकि इतने दिन से जब चल रहा होगा मामला, जब राज्यसभा चुनाव में गड़बड़ी दिखा, जब विधान परिषद के चुनाव में गड़बड़ी दिखा, फिर भी आप लोग अपने आप को समेट के नहीं रख पाए। ये बात तो प्रसन्न हो कि आप तब कहें जब सरकार गिर जाए ना। सरकार नहीं गिरने जा रही है, सरकार नहीं गिरने जा रही है। कांग्रेस एकजुट है, सारे विधायक उसके एकजुट हैं। शिवसेना में आंतरिक थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है थोड़ी कला है, लेकिन शिवसेना संभाल लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी आप लोग उम्मीद से हैं? हम यकीन हैं, उम्मीद से नहीं। ये इमरान प्रतापगढ़ी साहब जो राज्यसभा सांसद है, और राज्यसभा चुनाव से ही कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए ये माहौल बदला था, जिसमें एक कैंडिडेट हारा और बीजेपी का कैंडिडेट जिता कर लाए देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद विधान परिषद में भी देखिए 5 के 5 बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, और कांग्रेस का जो दूसरा कैंडिडेट था, 2 कैंडिडेट कांग्रेस के थे, वो हार गए। उसके बाद ये माहौल बदला और कहीं ना कहीं 134 वोट बीजेपी को आया, और वही मनोबल बढ़ाया उसका। और आज की डेट में अगर देखें तो जो आंकड़े दिख रहे हैं उसके हिसाब से क्लियर है। देखिए 37 विधायक चाहिए शिवसेना के, जो विधायक हैं जो टूट के गए एकनाथ शिंदे के साथ, उनको उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होने के लिए, और ऐसा लग रहा है कि 37 के आसपास विधायक उनके पास हैं। उसके अलावा निर्दलीय विधायक भी उनके साथ हैं, तो अलग दल की मान्यता उनको मिल सकती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी के साथ मिलकर वो सरकार बना सकते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि शिवसेना में टूट इस तरह बढ़ती जा रही है, जो बयान आ रहे हैं शिवसेना के नेताओं का, जिस तरह से ट्विटर से अपना डिटेल्स हटाया जा रहा है उद्धव ठाकरे के बेटे के द्वारा, तो इससे ये संकेत मिल रहा है। राजनीति में संकेत को पढ़ा जाता है, और संकेतों को देखें तो ऐसा लग रहा है कि महाअघाड़ी की सरकार अब बचना मुश्किल है। भले शरद पवार बड़े खिलाड़ी हैं, मजे हुए खिलाड़ी हैं, बावजूद इसके अब बहुत देर हो चुकी है। कहा जाए तो आते आते बहुत देर कर दी, ऐसा भी कहा जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, आते आते बहुत देर कर दी। नीलेश, यही सवाल है कि राज्य इंटेलिजेंस को अगर 2 महीने से यह खबर थी कि एकनाथ शिंदे जो हैं उनके तेवर बागी हो सकते हैं, तो इन 2 महीनों में किया क्या गया?
जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है और शायद इस सवाल का जवाब खुद सीएम ठाकरे भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो मौजूदा हालात है उससे देखिए ये नजर पड़ता है कि खुद शिंदे और उनके साथ जो बागी विधायक हैं वो एक रेत की तरह हो गए हैं, जिन्हें जितना ज्यादा पकड़ने की कोशिश की जा रही है उतना ज्यादा फिसलते हुए जा रहे हैं। और खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को मानेंगे कि उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है। हालांकि इंटेलिजेंस फेलियर जिसका लगातार जिक्र किया जा रहा है उसमें ये बात भी हमें देखनी पड़ेगी कि वो किसको लेकर कही जा रही है। वो एकनाथ शिंदे को लेकर बात कही जा रही है, जो कि पार्टी का एक अहम हिस्सा है। वो बिल्कुल, पार्टी भी और सरकार भी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.